जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड जो मैथ है, जो मैथ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस इसमें वही टॉपिक बताया जा रहा है जो आपको पेपर में आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और पूरे क्वेश्चन के लुत्फ को उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैं जितना भी टॉपिक बनाया हूँ उसमें से तो लगभग 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही गया है। बस ये मैथ बचा है। अब मैथ में किस प्रकार के प्रश्न, पहला तो चैप्टर वाइज आपको हल करना होगा कि आखिर में मान लीजिए कि पहला चैप्टर आएगा तो इस पे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर पहला चैप्टर आपका आ रहा है बाबू, आपका पहला क्या है, एल्गोरिथम, यही ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही ना बाबू। तो यहाँ पे अगर हम यूक्लिड कर दे रहे हैं, जो यूक्लिड है इसमें विशेष रूप से हमको जब कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से इसको सॉल्व कीजिए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, क्या होता है बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। बस यही अगर जिस बच्चे को तैयार हो गया है, मुझे उम्मीद है कि वह पूरे इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हल कर लेगा। जैसे कि भाज्य को आपको बताया गया था कि ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से, जो भाजक होता है उसको बी से, और जो भागफल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, तो भागफल को क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद से आर, जो शेषफल होता है उसको आर से डिनोट कर सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसका सूत्र क्या मिल गया बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहां एक कंडीशन ही डालता है यूक्लिड विभाजन में कि आर जब तक 0 नहीं हो जा रहा है तब तक आप इसको हल करते जाइए, यानी कि आर का मान हमको लास्ट में क्या चाहिए, 0 चाहिए, समझ रहे हैं। जब तक कि आर का मान 0 नहीं मिल रहा है तब तक हम लगातार इसको हल करते जाएंगे। अंत में लास्ट वाला हिस्सा अगर आर का मान 0 आ गया बाबू, वही हमारा क्या होगा, वही तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वही जो आपका भाज्य होगा ना बाबू, क्या कहें, भाजक वाला हिस्सा ही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो यानी कि HCF का अगर विवेचना करें बाबू तो हमेशा क्या याद रखिएगा, बी वाला हिस्सा ही आपका क्या होगा, भाजक होगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि HCF होगा, यानी कि HC भाजक जो हिस्सा है वही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। अगर पेपर में आ रहा है कि कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से HCF ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए, या डायरेक्ट कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जब मान कहेगा, चाहे HCF कहेगा चाहे मौसक कहेगा, तो आपको क्या याद रखना बाबू, उसमें लास्ट में आर का मान 0 करने के बाद से भाग करेंगे, और तब तक करेंगे कि जब तक कि वह पूरा का पूरा 9 कट जाए, और जो कटा वाला हिस्सा रहेगा चलवा वही आर बराबर 0 हो जाएगा। तो जो उसमें बी का मनवा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, समझा। जैसे कि मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको हल करके दिखाइए। जैसे कि एक सवाल आपको दे दिया है यहाँ पर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलता है आपके बोर्ड पेपर में, समझ रहे हैं ना बाबू। तो इसका सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई इस प्रकार का सवाल दे रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF क्या है बाबू, दो संख्याओं में जिसमें HCF कितना दे दिया है 23 और LCM कितना दे दिया है 14, 100 मतलब 49। कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है बाबू, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा, यही आपका क्या होता है, सूत्र होता है। तो सूत्र याद रखे रहिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एकदम कंफर्म है कि इससे एक ना एक प्रश्न जरूर आपको देगा। उसमें से मान लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, HCF दे देगा, LCM पूछ सकता है, या LCM दे देगा, HCF पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना बाबू। तो इसमें देखो तो कह रहा है इनमें से एक संख्या, यानी कि दो संख्याओं में मान लो कि ए मान सकते हो क्या, एक संख्या, और दूसरी संख्या क्या मान सकते हो बाबू, बी। HCF मतलब मौसा का मतलब क्या होता है, HCF, और लौसा का मतलब क्या होता है बाबू, LCM। किसी कोई समस्या है क्या, इनमें से एक संख्या दे दिया है तो चाहे ए मानिए चाहे बी मानिए। तो ए संख्या अगर हम दे दें कि मान लीजिए एक संख्या हम ए गुणा बी को हम मान ले रहे हैं 161 दे दिया, कितना दे दिया है 161। HCF कितना दे दिया चला 23, और LCM कितना दे दिया है 14 49 दिया कि नहीं दिया है। इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 23 गुणा 14 49, और पूरा का बटे क्या लिख सकते हैं 161 लिख सकते हैं क्या,
किसी को समस्या नहीं ना है। अब 161 में भाग करेंगे तो संभवतः 9 से कट जाए, 161 नवा 1449 होता है, समझ रहे हैं ना। 161 नवा कितना होता है, 1449 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। तो अगर ए का मान फाइंड आउट करें बाबू तो 23 गुणा कितना लिख सकते हैं, 23 गुणा कितना 9, और जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 का 7, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 200 कितना आ गया, 7। और क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या बाबू, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमको कितना मिल गया, 207। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, समझ रहे हैं। क्या कन्फर्म है कि पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, समझा। जैसे कि आपको एक और सवाल दे दिए यहाँ पे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संभवतः यूपी बोर्ड आया भी है, इसमें आपका आया है 2019 में। कब आया बाबू, 2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, हम आपसे बता रहे हैं ना कि इससे कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर देखने को मिलेगा जिसमें संख्याओं की विवेचना करें। इसमें किसका उपयोग कर रहा है बाबू, तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इधर देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। आपसे कहना बाबू, जब एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे तो या तो उसको देगा HCF निकालने के लिए, या तो कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बस यही कर सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होता है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटा है। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या किया जाता है बाबू, भाग किया जाता है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो यहाँ पर 135 दे दिया है, इज ग्रेटर देन 200, देख रहे हैं 225, यानी कि छोटी वाली संख्या से हमको क्या करना होगा, बड़ी वाली संख्या में भाग देना होगा। ये नहीं करना होगा बाबू। तो सब भाग करना हम शुरू करें, पहला कर दीजिए। पहले इसको अगर रफ कार्य भी कर रहे हैं ना तो कोई समस्या नहीं होने वाला, ठीक है ना। एक तरफ क्या कीजिएगा, एक तरफ रफ कार्य, उसी में जैसे कि आप भगिया दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, तो एक तरफ भाग कर दीजिएगा, एक तरफ प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण लिख दीजिएगा, जैसे कि हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पर हम भाग देने वाले हैं, कितना से भाग देना बाबू, 225 से। ये इन भाग देना है, ये देना भाग। तो जब इसको भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, अगर 2 बार में लेके जा रहा है तो अधिक हो जाएगा ना, तो 1 बार में लेके जाइए। कितने बार में, 1 बार में। तो जब 1 बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135। कितना हो जाएगा, 135। 5 में से 5 जा 0, यहाँ बचा 12, 12 में से 9 जा मतलब 3 जा 9, 1 क्रॉस हो जाएगा बाबू। अब यहीं पे भाग दे दो, अब हमको ही नहीं देखना प्रथम चरण द्वितीय चरण, वहाँ पे चरण में लिख देना। अब फिर से ये इसी को यहाँ पे भागे के रूप में लिख दो। देखो चला, अगर हई संख्या, देखना हई संख्या इस संख्या से क्या है, छोटी है, तो इसको पुनः यहाँ पे लिख देना। अगर हई बड़ी होगी तो पुनः एक बार और भाग देंगे, समझ रहे ना। क्या कहे हैं कि अगर मान लीजिए 90 135 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, तब 135 को यहाँ पे रख देंगे। अगर यही 90 नहीं रहता, 900 रहता, तो पुनः एक बार और क्या करते, इसमें भाग देते। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे 135 को यहीं पे लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, 135 को लिख दीजिए। लिख दिए। अब को बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। एक बार में जाएगा ना, एक बार में लेके जाइए। लेके गए, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हो जाएगा बाबू। घटाएंगे तो 5 में से 0 जा 5, यहाँ कितना बचा, 13 में से 4। अब पुनः देखिए 45 छोटा है कि बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, हाँ अब 90 यहाँ पे आ जाएगा, तो 90 को यहाँ पे डाल दीजिए। डाल दिए 90 को। जब 90 को डाला है तो कौ बार में जाएगा बाबू, 2 बार में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 45 गुना 90, क्रॉस हो गया, क्या हो गया ना। अब यहाँ पर आप एग्जामिनर को दिखा सकते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो यहाँ पे देखिए प्रथम चरण, कौन सा चरण बाबू, प्रथम चरण। जब प्रथम चरण के विषय में हम हल कर रहे हैं तो प्रथम मतलब ए वाला हिस्सा क्या है बाबू आपका, देखिए ए वाला है हिस्सा आपका 225। कितना है, 225 है ना, 225 है कि नहीं है। तो जब 225 है तो जब इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बताए ना, तो इसमें बताइए आपका भाजक कितना है, 135। नीचे से हम लिख दे रहे हैं, प्रथम चरण में 225 है बाबू, और गुणा कितना 225 बराबर हमको लिखना होगा ना, बराबर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, चूंकि हम सूत्र जानते हैं कि A बराबर BQ, क्या होता है, BQ प्लस R, यही ना होता है बाबू, होता है कि नहीं होता है।
तो ए का मान कितना है 225, बी का मान कितना है जो जो भाजक होता है वही ना, तो 135 रख दीजिए। तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 135, भागफल कितना चला 1 रख दीजिए। और रिमाइंडर कितना आपको मिला यानी कि शेषफल 90 ना, तो 90 कर दीजिए। किसी कोई समस्या नहीं है। अब हम आपसे कहें कि अब इसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे जरूर लिखिएगा r इज नॉट इक्वल 0, r इज नॉट इक्वल 0, अर्थात r का मान अगर 0 नहीं होते क्या करेंगे, इसको और हल करना है, समझ रहे हैं ना। तो अब इस वाले हिस्से को भूल जाइए, इसको और इसको लेके चलिए। देख रहे हैं, तो जब 135 को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 135 यहाँ पे है और 90 से भाग दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे द्वितीय चरण में, कौन से चरण में, द्वितीय चरण में। जब द्वितीय चरण करेंगे बाबू तो क्या लिख सकते हैं, चला 135 बराबर, देख रहे हैं 135 है, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 45, तो 45 रख दीजिए। रख दिए, क्या आर का मान 0 आया है, नहीं ना, तो आर इज नॉट इक्वल 0 हो गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, 90 और 45 को लेके चलेंगे। तो कौन से चरण में चला, तृतीय चरण में। कौन से चरण में, तृतीय चरण में। जब तृतीय चरण में इसको हल कर रहे हैं तो कितना मिला है 90 बराबर कितना, 90 बराबर कितना हम लेके चले हैं, तो 45 गुणा कितने बार में जा रहा है 2, अब प्लस आर का मान कितना मिल गया 0, तो आर इज इक्वल 0 मिल गया। तो रिमाइंडर हमको कितना मिल गया, चला रिमाइंडर इज इक्वल 0 मिला है कि नहीं मिला है। इस स्थिति में इधर हम हल काबू, आर का मान 0 निकल गया ना, तो हम कहें ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तभी संभव हो सकता है जब तक कि आर का मान 0 न मिल जाए। आर का मान 0 मिल जाएगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, अर्थात वही हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो आर बराबर जब हमको 0 मिल गया ना बाबू, आर बराबर क्या मिल गया है 0, तो हम कहें ना कि जो HCF का कार्य करता है, HCF का कार्य करता है वो कौन करता है, बी। HCF का कार्य कौन करता है बाबू, बी। तो HCF देखिएगा इसमें बी वाला हिस्सा कौन है, कितना है 45, तो इसका आंसर HCF कितना हो जाएगा 45, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझे, कोई दिक्कत है, यही आएगा आपका 2 नंबर के पेपर में। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख के ले लो कि इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पर, कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा ज्ञात कीजिए। जब अभाज्य गुणनखंड विधि कहेगा बाबू तो समझ लीजिए कि उसको क्या कीजिए, अलग अलग गुणनखंड कर दीजिए। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए 6 हो गया ना बाबू, 6 हो गया, तो 6 का अलग निकाल दीजिए, उसके बाद से 72 है, 72 को अलग निकाल दीजिए, उसके बाद से 120 है, इसको क्या कर दीजिए, अलग निकाल दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि होगा। तो क्या लिख सकते हैं, पहले 2 से काटा जाएगा तो 2 तिहाई 6, 3 से काट दीजिए, 3 का नाम 3 हो गया, फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 9 18, फिर 2 से काट 3 से काटेगा ना, 3 3 3 9, 3 का नाम 3 हो गया। उसके बाद से फिर से इसको काट दीजिए 2 से, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट दीजिए 2 तिहाई 6, फिर 2 से काट दीजिए 2 का नाम 2 5 10, फिर 3 से काट दीजिए 3 5 15, फिर 5 से काट दीजिए 5 का नाम 5। समझ रहे हैं, एलसीएम पहले क्या पूछ रहा है आपका, एलसीएम ना, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और HCF भी कर रहे थे क्या, HCF विधि द्वारा HCF और क्या ज्ञात करना है, LCM दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए LCM मतलब होता है जोन मिले उहो और जोन न मिले उहो, सब उसको क्या कीजिए, जोन मिलेगा उसको एक बार, जोन नहीं मिलेगा उसको भी क्या करेंगे, एक के बार रखेंगे। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको अगर हम 6 को लिखें बाबू तो 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या। 72 को लिखना होगा तो 72 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा कितना है, 1 2 है 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। उसके बाद से अगर 120 को लिखना है तो 120 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ले लीजिए। LCM बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं LCM का मान निकाल रहे हैं हम, तो 2 लिख दिए बाबू, फिर से गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। इसमें 3 है,
देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, हाँ एक बार है उसको ले लीजिए, ले लिए। फिर से देखिए अब इसका बवाल खत्म हो गया ना। अब इसमें आके देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो लिख लीजिए, इसको लिख दिए। फिर से देखिए तो इसमें 2 है ना बाबू। उसी तरह से इसमें 2 है ना, इसको भी लिख दीजिए, लिख दिए। और फिर से इसमें क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। इसमें 3 है, नहीं है वो भी जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लिया जाएगा, हो गया। उसी के बाद से क्या होगा, हाँ 5 है ना, तो 5 भी क्या कर दीजिए, इसको 5 लिख दीजिए, हो गया। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो कर रहे हैं तो 2 त्याई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 में 15 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये मान लीजिए 24 हो गया आपका। 24 में 15 का मल्टीप्लिकेशन कर दे, 15 चौका 60, 60 का 0 हासिल 6, और 15 दूना 30, और 30 6 36। इसका कितना आ जा रहा बाबू, 360। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, तो एलसीएम आ गया 360। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको HCF भी तो ज्ञात करना है। तो HCF के लिए यहाँ पे हम लिखा दे रहे हैं। तो अगर HCF निकाल रहे हैं तो देखिए जो दोनों में मिलता है वही हमारा क्या होता है, HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम दोनों में मिले वही हमारा क्या होगा, HCF। तो देखिए 2 इसमें है बाबू, 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसको 2 लिख लीजिए, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 लिख दीजिए, हो गया। अब इसमें देखिए कोई और संख्या नहीं है, यानी कि हम कितनों दोनों में मिलेगा तो नहीं लिखा जाएगा, समझ रहे हो ना। बस इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF इज इक्वल कितना आ जाएगा 6। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए एक सवाल और है जो 2020 में पूछा है। कब पूछा है, 2020 में एकदम ये पूछा हुआ सवाल है। हमको लग भी रहा है कि ऐसे प्रश्न आपको आएंगे भी आपके पेपर में, तो इसको विशेष रूप से ध्यान देना। बस एक सूत्र जान गए तो इसको आसानी से हल कर सकते हो कि ये शांत है कि नहीं है, समझ रहे ना बाबू। कह रहा है कि बिना वास्तविक भाजन किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 31/2 पर 5 गुणे 3 पर 5 पर 3 का दशमलव 2 पर 2 गुणे 5 पर 3 दशमलव प्रसार शांत है। इसको दशमलव रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। अगर शांत है तो दशमलव रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। रुकोगे तो इसका एक सूत्र होता है कि यदि कोई भी लंबी बिना भाग किए हमको अगर किसी का मान ज्ञात करना है तो एक सूत्र जानते हैं बाबू, 1/n पर देखिएगा 2 पर n, 1/2 पर n गुणे 5 पर यम के रूप में अगर कोई संख्या हमको मिल जा रहा है, किसके रूप में, हर वाला हिस्सा। कौन वाला, हर वाला। तो वह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा बाबू, शांत दशमलव पर हो सकता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, शांत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, शांत। तो ये देखिए क्या इसके रूप में वही देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अतः 31 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 पर 2 गुणा 5 पर 3, 5 पर कितना हो जाएगा 3। ये क्या है बाबू, शांत है कि अशांत है, शांत है। शांत है नहीं तो जान गया कि हम शांत है। शांत मतलब होता है ऐसा दशमलव प्रसार या ऐसी परिमेय संख्या जिसे विभाजित करने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पूर्णतः कट जाए, उसी को क्या कहेंगे, शांत दशमलव परिमेय संख्या क्या कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, शांत दशमलव संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर हम काटना शुरू करने के, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाबू, तो इसको सॉल्व करने का एकदम आसान फॉर्मूला बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये बता से चला, यहाँ पे हम सॉल्व करते रहे, कुछ हिस्सा यहाँ पे हल कर देंगे, ठीक है ना। ये बताओ चला यहाँ पे कितना घात है, तो ये बताओ छोटे को बड़ा बना सकते हो कि बड़े को छोटे बना सकते हो। आसान होता है छोटे को बड़े बनाने में, और बड़े को छोटे बनाने में थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है। हम छोटे हैं तो एक दिन बड़े हो जाएंगे, लेकिन बड़े से छोटे जल्दी नहीं होंगे। इसी तरह से इसमें जो छोटा वाला घात रहेगा ना चला, उसी को बड़ा कर दो, उसी को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो ये बताओ 31 आप पूरा का बटैया है पर कितना घात है, 2 घात है ना। तो अगर ऊपर नीचे 2 से हम गुणा कर दें बाबू, तो 2 घात का मतलब देखिए एक 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें 2 देखिएगा, इसमें पहले से 2 है, आज 2 से गुणा कर दिए और फिर से गुणे 5 पर कितना हो जाएगा 3। तो एक घात इस पर है, आधार सामान्य तो घातें क्या होती हैं, जुट जाती हैं। तो इसको हम मिटा के डायरेक्ट 2 पर 3 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जब 2 पे 3 कर दिए तो हेउ पर घात 3, हेउ पर घात 3 मिल रहा है बाबू। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 31 दूना
62 हो जाएगा। अब पूरा का बट्टे हम करें बाबू तो कितना हो जाएगा? नहीं, पहले इससे कर दीजिए 2 गुणा 5 पर कितना घात 3 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पे समझा दे रहे हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है। समझ रहे हैं ना बाबू? तो हम क्या लिख सकते हैं? 62 अब पूरा का बट्टा, अब 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो सकता है क्या? तो 10 पर कितना घात? 3 घात। अब 10 पे 3 घात का मतलब कितना बाबू? 1000 लिख सकते हैं। तो ये बताओ 62 बटे कितना हो जा रहा हमारा? 1000 हो गया। अब भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? पहले नहीं जाएगा, 10 लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे 600 हो जाएगा, नहीं जाएगा। फिर से एक और 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? बस वही उतार देंगे। कितना हो गया हमारा? 0.0 है दशमलव क्या है आपका? 0.062 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हार्ड है? 2 नंबर का पेपर में कंफर्म आपका आएगा तो आएगा। कहेगा कि बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए बिना बताइए कि क्या ये शांत है कि नहीं है। तो हम क्या कहें? पहला फैक्ट क्या याद रखना है? पहला फैक्ट ये याद रखना है बाबू कि वह इसका घात समान है कि नहीं है। अब उससे पहले हमको याद रखना है कि क्या यह यम गुणे यन के रूप में है कि नहीं है, अर्थात 2 पर यम गुणे 5 पर यम के रूप में है। अगर इस रूप में हमको हर मिलेगा तो यह शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक सवाल और है जो 2019 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए मात्र 3 से 4 स्टेप फॉलो करना, उससे ज़्यादा मत करना, ठीक है ना? बस इसमें कह देना कि पहले मान लेना। पहले क्या किया जाएगा? माना कि 5 प्लस कड़ी में 3 क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या। एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिख सके, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो मान लिया कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या बाबू? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं? अब लिख दीजिएगा 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर a/b, क्योंकि परिमेय संख्या है ना। हाँ, p/q जैसे में आपको लिखना होगा तो a/b के रूप में हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम माने हैं ना कि माना 5 प्लस कड़ी में 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a/b। और a और b क्या है आपका? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब समझते हैं? सहअभाज्य संख्या मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल या गुणनखंड 1 आए, 1 के अतिरिक्त और कुछ न आए, उसी को क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। कौन सी अभाज्य संख्या? सहअभाज्य संख्या। जैसे कि आपके पेपर में 2020 में दिया है कि निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या बताइए, उसमें से 18 और 25 दे दिया, यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर होने का सबसे बड़ा कारण है कि 25 और 18 में कोई रिलेशन नहीं है। 25 भी कटेगा तो अपनी संख्या से कटेगा, मतलब 5 से कटेगा। अगर इसमें देखा जाए तो कोनों में कॉमन मिलेगा। इसका गुणनखंड कर रहे हैं 25 का तो 5 गुणे 5 गुणे कर सकते हैं। 18 का कर रहे हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कर सकते हैं ना, कि 2 गुणे 3 गुणे 3। तो क्या 25 और 18 में कोनो फैक्टर मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। जिसके हाँ जिसका गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है ना, वही क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या। समझ रहे हैं ना? तो a और b क्या है? हमारा सहअभाज्य संख्या है। कौन सा है? सहअभाज्य। जहाँ स क्या a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या। यहाँ पे लिख दीजिए a, b सहअभाज्य संख्या है। समस्या नहीं ना बाबू? समझ रहे हैं ना? सहअभाज्य समझ गए ना? सहअभाज्य किससे कहेंगे? जिसका 1 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड न हो, उसी को क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अगर इसको हम हल करें चला तो क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर a/b। तो है 5 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 3 बराबर a/b माइनस 5 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं कि a/b परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? 5 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जब एक पक्ष बराबर होगा तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं चूंकि a/b माइनस 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 3 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगा। परंतु यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है कि
करणी में 3 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 5 प्लस करणी में 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसको हिंदी में लिख दें। देखिए इसमें लिखने में थोड़ा सा हमको टाइम लगता था, इसलिए हम पहले लिख दिए हैं। हम बताए हैं कि क्या बताएं, इसमें बस इतना ही एग्जामिनर आपको देखेगा, यही देखेगा कि आप ये लिखें कि नहीं लिखें, और यही आपके आंसर को निर्धारित करेगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें हमेशा इसको तो हम कर रहे हैं ना बाबू कि याद ही कर लीजिएगा। इसको क्या कर लीजिएगा, याद। याद कुछ नहीं करना है, बस कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को क्या समझना है कि हम लिख सकते हैं कि a बटा b एक क्या है, सभाज्य यानी कि परिमेय संख्या है, और सभाज्य संख्या है। इस स्थिति में a बटा b माइनस 5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो जब a बटा b माइनस 5 परिमेय संख्या हो रहा है, तो इसलिए करणी में 3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा बाबू? लेकिन हम विरोधाभास जानते हैं कि करणी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस स्थिति में 5 प्लस करणी में 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस यही लिखना है। समझ? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय